अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बीएसएन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के जीआईटी डिसऑर्डर ओरल कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ओरल कैंसर को डिस्कस करने से पहले हमें कैंसर के बारे में जानना चाहिए कि कैंसर क्या होता है। सो डिफिनीशन ऑफ कैंसर: uncoordinated and uncontrolled growth of the tissue resulting from multiplication of its cell, and the condition persists even after the stimulus or the initiating factor is removed. Basically कैंसर वो डिजीज जिसमें सेल अनकंट्रोलेबल स्प्रेड होता है और सराउंडिंग टिश्यू को भी इफेक्ट करता है, जिसको क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। कैंसर इज अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, यानी जब टिश्यू की अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। यानी कैंसर में टिश्यू की ग्रोथ हर डायरेक्शन में सेम ऑर्डर के साथ नहीं होता। एंड कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू। अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ टिश्यू को भी कैंसर का नाम देते हैं। यानी कैंसर सेल की जो ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल होती है। द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ persist even if stimulus or initiating factor is removed। जिस वजह से कैंसर सेल की ये एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हुई है, अगर उस स्टिमुलस या उस फैक्टर को भी आप रिड्यूस करें या इस फैक्टर को भी आप खत्म करें, फिर भी ये ग्रोथ स्टॉप नहीं होता। कैंसर हमारे पास क्यों डेवलप होता है? कैंसर काज बाय चेंजेस इन डीएनए। जब कैंसर सेल में जब सेल के डीएनए में जो जीनोम होते हैं, जो कोडिंग होते हैं, उसमें चेंजेस आ जाए, उसमें म्यूटेशन काज हो जाए, तो इसकी वजह से कैंसर की एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ स्टार्ट होती है, जिसको हम कैंसर का नाम देते हैं। अब आते हैं ओरल कैंसर की तरफ। ओरल कैंसर की तरफ। ओरल कैंसर इज अ कैंसर दैट डेवलप इन द टिश्यू ऑफ माउथ और टिश्यू, और कैंसर दैट अकर ऑन द इनसाइड ऑफ माउथ इज कॉल्ड ओरल कैंसर। जब बकल क्यूटी यानी माउथ के सेल के एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो इसको हम ओरल कैंसर का नाम देते हैं। यानी वो कैंसर जो माउथ के टिश्यू में डेवलप हो जाए तो इसको हम ओरल कैंसर का नाम देते हैं। ओरल कैंसर इज आल्सो कॉल्ड माउथ कैंसर और द कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रा ओरल मैलिग्नेंसीज। ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम सरफेस एपिथेलियम। ओरल म्यूकोजा यानी सरफेस एपिथेलियम ऑफ माउथ से जो ट्यूमर, जो कैंसर हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं वो ये हैं: स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप 90 to 95%। स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा हमारे पास क्या है? इट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर दैट डेवलप इन द स्क्यूमस सेल ऑफ टंग एंड बकल म्यूकोजा। टंग या बकल म्यूकोजा की मेम्ब्रेन में जो स्क्यूमस सेल पाए जाते हैं उसमें स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेलिनोमा। मेलिनोमा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ मेलानोसाइट फाउंड इन द बेसल लेयर ऑफ ओरल म्यूकोज मेम्ब्रेन के बेसल लेयर में जो मेलानोसाइट पाए जाते हैं उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम मेलिनोमा कहते हैं। यानी मेलानोसाइट के कैंसर को हम ओरल मेलिनोमा कहते हैं। अब आते हैं मेलानोसाइट की तरफ कि हमारे पास मेलानोसाइट क्या है। सो मेलानोसाइट इज अ मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल। ये मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल है जो स्किन या हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सेकंड हमारे पास है ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लैंडुलर टिश्यू। जो कैंसर हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू यानी वो टिश्यू जो ग्लैंड प्रोड्यूस करता है उससे जो ट्यूमर ओरिजिनेट होते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहला है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा इज द टाइप ऑफ कैंसर दैट डेवलप इन द ग्लैंड दैट लाइन द इंटरनल ऑर्गन। ये वो टाइप ऑफ कैंसर है जो इन ग्लैंड्स में डेवलप होता है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग करता है। एडिनोकार्सिनोमा कैन हैपन इन कोलोन, ब्रेस्ट, लंग, एसोफेगस। एडिनोकार्सिनोमा जो हमारे पास है ये कोलोन में भी डेवलप हो सकता है, ब्रेस्ट में भी डेवलप हो सकता है और इसी तरह लंग में भी डेवलप हो सकता है। अगर डॉक्टर आपको बता दे कि आपको एडिनोकार्सिनोमा है तो उसका मतलब ये है कि आपके उस ग्लैंड में कैंसर है जो आपके इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग करता है। यानी जो ग्लैंड आपके ब्रेस्ट, आपके पेंक्रियाज, आपके एसोफेगस या आपके स्टमक की लाइनिंग करता है, उन ग्लैंड्स में जब कैंसर डेवलप हो जाए तो उसे हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा।
Adenosystic carcinoma is a type of cancer that develop in the salivary gland. जब आपके सिलेवरी ग्लैंड में कैंसर डेवलप हो जाए तो उसे एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा कहते हैं. इट कैन आल्सो डेवलप इन टीआर, स्वीट ग्लैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ. ये कैंसर सिलेवरी ग्लैंड के अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट में भी डेवलप हो सकता है. अब एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा में डिफरेंस क्या है? सो एडिनो कार्सिनोमा हमारे पास जो है ये एक ब्रॉड टर्म है दैट एनी कैंसर डेवलप इन ग्लैंडुलर टिश्यू. लेकिन एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा जो है ये एडिनो कार्सिनोमा की एक फॉर्म है जो सिर्फ सिलेवरी ग्लैंड एरिया में जो कैंसर डेवलप होता है इसको एडिनोइड सिस्ट कार्सिनोमा कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा. सो म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा इज अ कैंसर दैट डेवलप इन माइनर सिलेवरी ग्लैंड इन एडल्ट्स. वो कैंसर जो माइनर सिलेवरी ग्लैंड में डेवलप होता है इसको हम म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा कहते हैं. ये कैंसर मोस्टली एडल्ट में डेवलप होता है. थर्ड वन हमारे पास है ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम मेसेनकाइमल टिश्यू. जो कैंसर हमारे पास मेसेनकाइमल टिश्यू यानी वो टिश्यू जो बोन सेल, कार्टिलेज सेल या मसल सेल का बना होता है उससे जो कैंसर डेवलप होते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहला है sarcoma. Sarcoma is a type of cancer that start in soft tissue like bone, muscle, blood vessel, lymphatic vessel and nerve. sarcoma कैंसर की वो टाइप है जो सॉफ्ट टिश्यू में डेवलप होता है यानी बोन में, मसल में, ब्लड वेसल में और इस तरह नर्व में जो कैंसर डेवलप होता है इसको हम क्या कहते हैं? sarcoma कहते हैं. यानी sarcoma एक ब्रॉड टर्म है जो कि एनी टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू में डेवलप होता है. Osteosarcoma. Osteosarcoma is a type of bone cancer that develop in the cell that form bones. ये बोन कैंसर की वो टाइप है जो उन सेल में डेवलप होती है जिन सेल से बोन की फॉर्मेशन होती है. Chondrosarcoma, type of bone cancer that develop in cartilage cell. ये बोन कैंसर की वो टाइप है जो कार्टिलेज सेल में डेवलप होती है यानी कार्टिलेज के जो सेल होते हैं उनमें कैंसर डेवलप हो जाए या स्टार्ट हो जाए तो उसे कॉन्ड्रोसarcoma कहते हैं. Fibrosarcoma. Fibrosarcoma is a type of cancer that affects cell known as fibroblast. ये कैंसर की वो टाइप है जो फाइब्रोब्लास्ट सेल को इफेक्ट करता है. फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलेजन प्रोटीन को सेक्रेट करता है जो कि किसी टिश्यू की स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को मेंटेन करने के लिए यूज होती हैं. Ewing sarcoma. Ewing sarcoma is a type of cancer that occur in bones or tissue around the bone. ये वो कैंसर है जो कि बोन में डेवलप होता है या वो टिश्यू जो बोन के अराउंड लोकेट करते हैं इसमें ये डेवलप होते हैं. Ewing sarcoma एनी टाइप ऑफ बोन में डेवलप होता है लेकिन मोस्टली ये हिप बोन में ज़्यादातर डेवलप होता है. लिम्फोमा. कैंसर दैट डेवलप इन लिम्फेटिक सिस्टम. कैंसर दैट डेवलप इन लिम्फेटिक सिस्टम. ये कैंसर हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में डेवलप हो. जब लिम्फोसाइट में कैंसर डेवलप हो जाए तो इसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं. लिम्फोसाइट्स हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है. नेक्स्ट हमारे पास है एटियोलॉजी यानी ओरल कैंसर के हमारे पास क्या काजेस हो सकते हैं. फर्स्ट वन हमारे पास है टोबैको. It has been shown that those smoking 40 or more cigarettes per day are 5 to 7 times more at risk of developing cancer than non-smoker. साइंसदानों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये शो किया गया है कि जो स्मोकर दिन में 40 या उससे ज़्यादा सिगरेट लेते हैं उसमें 5 to 7 टाइम कैंसर के डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर. अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि टबैको किस तरह कैंसर काज करता है. सो टबैको में कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि माउथ कैविटी में जो सेल होते हैं उसमें जेनेटिक चेंजेस काज करते हैं जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है. इसी तरह अल्कोहल. This possibly acts as an irritant or solvent which facilitate penetration of mucosa by other carcinogens like tobacco. It may also suppress efficiency of DNA repair after exposure to carcinogens. अल्कोहल जो हमारे पास होते हैं वो इरिटेंट और सॉल्वेंट का रोल अदा करते हैं और ये बक्कल म्यूकोजा को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से बक्कल म्यूकोजा के सेल टबैको टॉक्सिन और कार्सिनोजिन को अलाउ करता है. फिर ये कार्सिनोजिन इस सेल को इफेक्ट करता है और इसी तरह कैंसर काज करता है. वायरसेस. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स, HIV, इप्स्टीन बार वायरस, इसी तरह HBV, हर्पस सिम्प्लेक्स, HIV, इप्स्टीन बार वायरस, ABV वायरस जो होते हैं ये भी ओरल कैंसर को
काज कर देते हैं। पुअर डेंटल हाइजीन एंड कांस्टेंट क्रॉनिक ट्रामा टू म्यूकोजा ड्यू टू डेंटल काज पुअर ओरल एंड डेंटल हाइजीन, शार्प टीथ, इल फिटिंग डेंचर, शार्प क्राउन एंड ब्रिज एटसेट्रा। इसी तरह पुअर डेंटल, जब दांतों की अच्छी तरह सफाई न हो तो उस वजह से भी ओरल कैंसर काज हो सकता है। इसी तरह कांस्टेंट क्रॉनिक ट्रामा टू म्यूकोजा, जब दांतों की वजह से म्यूकोज मेम्ब्रेनों को कोई ट्रामा या इंजरी हो जाए तो इस वजह से भी कैंसर काज हो सकता है। शार्प टीथ, जब शार्प टीथ की वजह से टांग या चीक की बाइटिंग हो जाए तो ये भी म्यूकस सेल को डैमेज कर सकता है। इसी तरह इल डेंचर फिटिंग, जब डेंचर की फिटिंग ठीक तरह से न की गई हो तो इस वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की चांसेस हो सकती हैं और इस इन्फेक्शन की वजह से भी ओरल कैंसर काज हो सकता है। ब्रिज एंड क्राउन, ब्रिज इज यूज्ड when one or more than one teeth is missing, while crown is used when teeth is damaged or fractured. जब टीथ की फ्रैक्चर हो जाए तो हम उसकी जगह क्राउन लगाते हैं, लेकिन जब एक या एक से ज्यादा दांत मिस हो जाए तो उसकी जगह हम ब्रिज लगाते हैं। क्राउन या ब्रिज की चेंज करने या लूज फिटिंग से भी कैंसर काज हो सकता है। रेडिएशन, एक्सरे, सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, सन के जो रेडिएशन होते हैं यानी एक्सरे, अल्ट्रावायलेट लाइट, ये रेडिएशन स्किन को पेनिट्रेट करते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन और बकल कैविटी के सेल में जाकर उसके डीएनए में म्यूटेशन काज करता है, इसलिए रेडिएशन भी कैंसर को काज कर सकता है। हेरिडिटरी सिंड्रोम, जब किसी पेरेंट के जीन में म्यूटेशन हो जाए और वही जीन चिल्ड्रन में ट्रांसफर हो जाए तो उसकी वजह से जो कैंसर काज होती है इसको हेरिडिटरी सिंड्रोम कहते हैं। बेसल सेल नर्व सिंड्रोम, बेसल सेल नर्व सिंड्रोम, इट इज inherited disorder that affect many organs and tissue in the body. People with this disorder have high risk of developing basal cell skin cancer. बेसल सेल नर्व सिंड्रोम एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू को इफेक्ट करता है। जिन लोगों में ये डिसऑर्डर होती है उनमें बेसल सेल स्किन कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा इज काज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रिपेयरिंग डैमेज डीएनए। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा वो कंडीशन है जिसमें जीन में अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से म्यूटेशन होती है और टॉक्सिक केमिकल जो कि सिगरेट में मौजूद होते हैं, इन केमिकल की वजह से जब जीन में म्यूटेशन हो जाए तो इस कंडीशन को ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा कहते हैं। और इसी तरह प्री मेलिग्नेंट कंडीशन इज अ कंडीशन दैट मे बिकम कैंसर, वो कंडीशन जिससे कैंसर का काज भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। इसमें सबसे पहले हमारे पास लिचन प्लेनस इज अ कॉमन डिजीज दैट कॉज इन्फ्लेमेशन इनसाइड योर माउथ। ये वो डिजीज है जिसकी वजह से मुंह में इन्फ्लेमेशन काज होती है, जिसको क्या कहते हैं? लिचन प्लेनस कहते हैं। ये इन्फ्लेमेशन मुंह के साथ साथ स्किन में भी काज होती है, ठीक है। और इसी तरह टर्सिसिफाइलस ल्यूकोप्लिकिया हमारे पास क्या है? ल्यूकोप्लिकिया इज अ कंडीशन इन विच वन और मोर पैचेस, स्पॉट्स और लेजन फॉर्म इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड ल्यूकोप्लिकिया। वो कंडीशन जिसमें मुंह के अंदर एक या एक से ज्यादा सफेद लीजन या स्पॉट डेवलप हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लिकिया। ये लीजन और स्पॉट पेनलेस हैं, लेकिन ये माउथ कैंसर भी काज करता है और ये लेजन मोस्टली स्मोकिंग की वजह से अपीयर होते हैं। क्रोनिक कैंडिडियासिस इज एन इम्यून डिसऑर्डर ऑफ टीथ काज इन्फेक्शन ऑफ स्किन नेल्स ड्यू टू कैंडिडा फंजाई। ये एक इम्यून डिसऑर्डर है जो कि स्किन और नेल्स में कैंडिडा फंजाई के जरिए इन्फ्लेमेशन काज करता है। पाल्मर वेंसन सिंड्रोम, disease characterized by difficulty swelling, iron deficiency anemia and esophageal webs। ये इन लोगों में पाए जाते हैं जिसमें आयरन डिफिशियंसी होती है। जिन लोगों में ये डिजीज होती है वो लोग किसी चीज़ को स्वालो नहीं करते, यानी उसको डिस्फीगिया होती है, क्योंकि उनके एसोफेगस में ग्रोथ ऑफ टिश्यू आकर होती है जो कि एसोफेगस को पार्शली ब्लॉक करता है। इसी तरह माल न्यूट्रिशन या विटामिन बी डिफिशियंसी। रिसेंटली साइंसदानों ने जो तजुर्बात किए हैं उसके मुताबिक विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी लीड
टू डीएनए डैमेज, यानी विटामिन की कमी की वजह से डीएनए डैमेज हो जाती है, यानी जीन में म्यूटेशन आ जाती है और इसी तरह कैंसर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रेड ऑफ स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी, मतलब किस तरह स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा की ओरल कैविटी में स्प्रेडिंग होती है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है लोकल इन्फिल्ट्रेशन, जब किसी इन्वेजन की वजह से कैंसर काज हो जाए या किसी वजह से कैंसर स्प्रेड होती है। इन्वेजन ऑफ लोकल सॉफ्ट टिश्यू, टिश्यू इन्वेजन का मतलब है कि वो मैकेनिज्म जिसमें कैंसर सेल स्प्रेड होती हैं और एनवायरनमेंट के सेल को भी डैमेज करते हैं, तो इस मैकेनिज्म को टिश्यू इन्वर्जन कहते हैं। इन्वेजन ऑफ पेरीन्यूरल स्पेसिस, इन्वेजन ऑफ पेरीन्यूरल स्पेसिस का मतलब है इन्वेजन ऑफ कैंसर जो कि नर्व स्पेसिस में होती है, यानी नर्व्स में जो कैंसर की स्प्रेडिंग होती है इसको पेरीन्यूरल इन्वेजन कहते हैं। अब पेरीन्यूरल स्पेस क्या होता है? पेरीन्यूरल स्पेस इज अ स्पेस बिटवीन नर्व एक्सान सपोर्टिंग सेल एंड टिश्यू, नर्व एक्सान या सपोर्टिंग सेल के दरमियान में जो स्पेसिस बनते हैं इसको पेरीन्यूरल स्पेसिस कहते हैं। तो पेरीन्यूरल स्पेसिस के इन्वेजन से भी कैंसर काज हो सकता है। इन्वेजन ऑफ बोन, जब बोन के किसी एक पार्ट में कैंसर डेवलप हो जाए और फिर दूसरे पार्ट में इन्वेड हो जाए तो इसको इन्वर्जन ऑफ कैंसर सेल कहते हैं। लिम्फेटिक स्प्रेड, मेटास्टेसिस इन रीजनल लिम्फ नोड, जब किसी दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी से कैंसर लिम्फेटिक नोड में डेवलप हो जाए और वहां पर कैंसर काज करे तो इसको मेटास्टेसिस इन लिम्फ नोड कहते हैं। लिम्फ नोड हमारे पास क्या है? लिम्फ नोड हमारे पास क्लस्टर ऑफ टिश्यू होते हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज होते हैं। रीजनल लिम्फ नोड, रीजनल लिम्फ नोड आर नोड अलोंग कोलन दैट सप्लाई ब्लड टू कोलन सेगमेंट, वो नोड जो कोलन में पाए जाते हैं जो कि कोलन को ब्लड सप्लाई करता है। और इसी तरह ब्लड बोन मेटास्टेसिस, जब किसी जगह पर कैंसर सेल की ब्रेकअप हो जाए और वो ट्यूमर से जुदा हो जाए, यानी प्राइमरी ट्यूमर से जुदा हो जाए और ब्लड या लिम्फ के थ्रू किसी दूसरी बॉडी पार्ट यानी बोन में चला जाए और बोन में सेकेंडरी ट्यूमर या कैंसर काज करे तो इसको ब्लड बोन मेटास्टेसिस कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा की स्प्रेडिंग ड्यू टू इन्वेजन ऑफ लोकल सॉफ्ट टिश्यू की वजह से भी हो सकती है, इन्वेजन ऑफ पेरीन्यूरल स्पेसिस, इस तरह इन्वेजन ऑफ लिम्फेटिक स्प्रेड और ब्लड बोन मेटास्टेसिस की वजह से भी हमारे पास स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा की स्प्रेडिंग हो सकती है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन, क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हम इंडिविजुअल के बॉडी की एग्जामिनेशन करते हैं और इंडिविजुअल को मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं इसको चेक करने के लिए लेबोरेटरी के टेस्ट रिजल्ट को भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री चेक करते हैं, हिस्ट्री ऑफ जनरल हेल्थ, उसके हेल्थ कंडीशन की हिस्ट्री चेक करते हैं कि उसको चेस्ट पेन है या नहीं, अगर है तो सीवियर है या नहीं। उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस चेक करते हैं, यानी उसकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी क्या है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको मेडिकली डिस्पनिया कहते हैं, तो हम ये भी चेक करते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है पेशेंट को, उसको भी चेक करते हैं। हिस्ट्री ऑफ लेजन, यानी जो डैमेज एरिया है वहाँ पर जो लेजन डेवलप हुए हैं इसको चेक करते हैं कि ये लेजन ट्यूमर है या अल्सर है, मतलब उसकी कंपोजिशन क्या है, कब उसकी अकरेंस हुई है, कितने अरसे से ये ट्यूमर या अल्सर डेवलप हुआ है, मतलब ड्यूरेशन क्या है, पेन फील हो रहा है वहाँ पे या नहीं, ये सब हम चेक करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, external examination, inspection of head, face, neck for any asymmetry or changes in the color of the skin. क्लिनिकल एग्जामिनेशन में नर्स या फिजिशियन पेशेंट की मेडिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके साइन सिम्टम को चेक करते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में बॉडी की एक्सटर्नल पार्ट की साइन एंड सिम्टम की रिव्यू करते हैं, यानी फेस, नेक, हेड की इंस्पेक्शन करते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं है। स्किन कलर को चेक करते हैं कि आया स्किन कलर में चेंजेस तो नहीं हुए हैं, और इसी तरह रीजनल लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन भी करते हैं। इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन ऑफ द ट्यूमर फॉर चेकिंग बॉर्डर शेप, साइज, टेंडनेस। इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन में जो ट्यूमर बना है उसकी इंस्पेक्शन और पल्पेशन करते हैं कि उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, किस टाइप की ट्यूमर है, उसकी कंपोजिशन चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन। रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन इज अ मेथड
which uses either X-rays or gamma rays to examine the internal structure to identify defect. वो मेथड जिसमें हम एक्सरे या गामा रेस का यूज़ करके बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं ताकि बॉडी में जो डिफेक्ट आया है इसको आइडेंटिफाई कर सके। तो हमारे पास सबसे पहला टेक्निक है OPG। OPG is an X-ray which display all teeth, jaws and joints in single image और सिंगल फिल्म। ये एक एक्सरे है जो सारे टीथ, जाज और उसके जॉइंट्स को एक ही पेज पर डिस्प्ले करते हैं। इसी तरह MRI ट्यूमर की प्राइमरी साइट और रीजनल लिम्फ नोड को इवेलुएट करने के लिए हम MRI का यूज करते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ब्लड HB, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, एंजाइम, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन या ब्लड या हेमोग्लोबिन के सैंपल ले लेते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं टू डिटरमाइन डायग्नोसिस। लिवर फंक्शन टेस्ट इज यूज्ड to determine the health of your level by measuring the level of proteins, liver enzyme। इस टेस्ट में हम लिवर की प्रोटीन और एंजाइम को मेजर करते हैं। अगर उसकी लेवल कम हो तो इसका मतलब यह है कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। बिकॉज लिवर ले अ रोल एज ए इंडस्ट्री। बॉडी में जो भी डिजीज अकर होती तो उसके लिए लिवर में स्पेशल प्रोटीन रिलीज होते हैं। बायोप्सी इज द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ बॉडी टू एग्जामिन फॉर डिजीज। जब किसी डिजीज के एग्जामिनेशन के लिए कोई बॉडी पार्ट या टिश्यू को कट किया जाए तो उस सिंपल को बायोप्सी कहते हैं। एक्सिशन बायोप्सी। एक्सिशन बायोप्सी इज द टोटल रिमूवल ऑफ लेजन और टिश्यू टू बी एग्जामिन्ड। जब किसी डिजीज के एग्जामिनेशन के लिए होल इफेक्टेड पार्ट को यानी होल टिश्यू को रिमूव किया जाए तो उस सिंपल को एक्सिजन बायोप्सी कहते हैं। और इंसिजन बायोप्सी इज अ मेडिकल टेस्ट टू रिमूव a piece of tissue from lesion or from affected area। जब किसी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए जब उस इफेक्टेड एरिया की जस्ट पार्ट ऑफ टिश्यू ले लिया जाए और उसको टेस्ट करे तो उसको क्या कहते हैं? इंसिजन बायोप्सी कहते हैं। इंस्पायरेशन बायोप्सी में एक होलो नीडल को सिरिंज के साथ अटैच कर फिर उस इफेक्टेड एरिया से स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू को विड्रा करते हैं यानी निकाल लेते हैं। फिर उस सिंपल टिश्यू को चेक करते हैं कि उसमें कैंसर सेल है या नहीं। पंच बायोप्सी इसमें हम शार्प कटिंग टूल को यूज करते हैं जिसके जरिए हम स्किन के नीचे या टिश्यू को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम ऑफ ओरल मैलिग्नेंसी यानी ओरल कैंसर से हमारे पास क्या क्या सिम्टम आएंगे। अ लंप इन नेक रीजन में लंप अपीयर होंगे। लूज टीथ, ओरल कैंसर में टीथ लूज हो जाएंगे। स्वेलिंग और अ सोर ऑन लिप दैट डू नॉट हील, लिप में ऐसे स्वेलिंग जो कभी हील नहीं होंगे वो अपीयर हो जाएंगे। डिफिकल्ट और पेनफुल स्वेलिंग, आपको डिस्फिगिया होगा यानी स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी। ब्लीडिंग और नमनेस इन द माउथ ब्लीडिंग होगी। वाइट और रेड पैचेस ऑन माउथ, टंग और गम्स, माउथ, टंग या गम एरिया में रेड या वाइट पैचेस अपीयर हो जाएंगे। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा बिकॉज डिस्फिगिया की वजह से आपकी डाइट डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर यानी ओरल कैंसर को हम किन तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सर्जरी यानी सर्जरी के जरिए भी ओरल कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह रेडियोथेरापी के जरिए भी ट्रीट कर सकते हैं जिसमें हाई डोज ऑफ रेडिएशन को यूज करके कैंसर सेल को किल कर सकते हैं। यानी इसी तरह कीमोथेरापी के जरिए भी कैंसर के ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं जिसमें हम एंटी कैंसर ड्रग को यूज करते हैं। रेडिएशन ट्रीटमेंट मोडिलिटीज, रेडिएशन ट्रीटमेंट में हमारे पास इम्यून थेरापी है, फोटोडायनेमिक थेरापी है। इम्यून थेरापी क्या है? इम्यून थेरापी इज अ टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट बूस्ट्स द बॉडी नेचुरल डिफेंस टू फाइट कैंसर। ये कैंसर ट्रीटमेंट का एक टाइप है जिसमें बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाता है कि वो कैंसर सेल के साथ फाइट कर सके और कैंसर की ग्रोथ को स्टॉप कर सके। फोटोडायनेमिक थेरापी हमारे पास क्या है? यूज अ मेडिसिन टुगेदर विद स्पेशल टाइप ऑफ लाइट टू किल कैंसर सेल। उसमें मेडिसिन के साथ साथ स्पेशल लाइट यूज किया जाता है और इसकी मदद से कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। कैंसर की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए सर्जरी हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट है। इस सर्जिकल ट्रीटमेंट के हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ सर्जरी, फास्ट रिपीटेड प्रोसीजर पॉसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव। सर्जिकल ट्रीटमेंट
हमें फास्ट रिकवरी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें इफेक्टेड पार्ट को सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है। सेकंड, इस सर्जरी में रिपीटेड प्रोसीजर पॉसिबल है। सपोज हमने एक टिश्यू रिमूव किया लेकिन फिर भी कैंसर सेल बाकी रहे तो सर्जरी रिपीट भी कर सकते हैं। और थर्ड वन, इस सर्जरी की कॉस्ट भी इफेक्टिव हैं, लेकिन उसकी डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्जरी। एस्थेटिक अल्ट्रेशन, सर्जिकल ट्रीटमेंट की वजह से एस्थेटिक अल्ट्रेशन काज होती है, यानी इंसान की ब्यूटी को भी इफेक्ट होती हैं। इनएबिलिटी टू प्रिसाइजली एलिमिनेट फोसाई माइक्रोस्कोपियल लीजन, सर्जरी की वजह से जो माइक्रोस्कोपियल लीजन होती है उसके एलिमिनेशन पर फोकस नहीं हो सकता। थर्ड वन, relatively high risk of complication, infection, orocotonus fistula etc. सर्जरी की वजह से इन्फेक्शन और ओरोकोटोनस फिस्टोला की रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। ओरोकोटोनस फिस्टोला हमारे पास क्या है? इट इज़ अ पैथोलॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन फेस एंड द ओरल कैविटी। तो ये हमारे पास सर्जरी के कुछ एडवांटेजेस हैं और साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी। Radiotherapy. Radiotherapy is reserved for patients who are willing for surgery or when surgery cause significant cosmetic or functional defect or if patient are unfit for a general anesthesia. रेडियोथेरेपी इस पेशेंट के लिए हम रेफर करते हैं जो सर्जरी के एबल ना हो या सर्जरी की वजह से उसमें कॉस्मेटिक या फंक्शनल डिफेक्ट काज होते हैं या वो पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए अनफिट हो तो उस पेशेंट को हम सर्जरी की बजाय रेडियोथेरेपी रेफर करते हैं। रेडियोथेरेपी के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। मिनिमल एस्थेटिक एंड फंक्शनल अल्ट्रेशन, रेडियोथेरेपी एक इंसान के फिजिकल अपीयरेंस यानी एस्थेटिक अल्ट्रेशन में चेंजेस नहीं लाता। सेकंड, हमारे पास है एबिलिटी टू स्टेरिलाइज माइक्रोस्कोपियल ट्यूमर सेल। रेडियोथेरेपी में ये एबिलिटी होती है कि ये माइक्रोस्कोपिक लेजन या ट्यूमर सेल को भी किल करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि इनएफेक्टिव टू एब्लेट ए ग्रेट ट्यूमर वॉल्यूम, ये लार्ज ट्यूमर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एक्यूट एंड क्रॉनिक मॉर्बिडिटी, ये एक्यूट और क्रॉनिक मॉर्बिडिटी को काज करता है। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, ये मेथड कई सेशन में कंप्लीट होता है, यानी रेडियोथेरेपी के लिए प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नॉट सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट इफ लेजन इन्वॉल्व्स और इज क्लोज टू द बोन, अगर लेजन या ट्यूमर बोन के करीब लोकेट करता है उसके लिए हम रेडियोथेरेपी को रेफर नहीं करते। So that's all about oral. If you guys have any question, you can ask in comment section. Thank you.